नमस्कार, मैं उमेश कुमार साहू स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं आज फिर से महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जो टॉपिक मैंने आज डिस्कशन के लिए चुना है वो है जनरल इलेक्ट्रिसिटी apparatus। एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिया है आपके लिए। ये फिजिक्स पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे। फिजिक्स का ये पोर्शन है एग्रीकल्चर में, जनरल इलेक्ट्रिसिटी apparatus। इससे पहले मैंने कुछ तथ्य बताए थे आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बहुत सारे कंटेंट बताया था मैंने। डीसी मोटर बताया था, स्टार्टर बताया था, और उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक सेल बताया था। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें, एक बार बात ज़रूर कर लें उसको, ठीक है। आगे मैं बताने जा रहा हूँ जनरल इलेक्ट्रिसिटी apparatus। अगर आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर जरूर करें उन सबको जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। जनरल इलेक्ट्रिसिटी apparatus। जनरल इलेक्ट्रिसिटी apparatus कहने का मतलब होता है ऐसे कुछ उपकरण होते हैं हमारे घर में जो हमारे लिए सामान्य होता है। जी हाँ, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी apparatus के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। सामान्य विद्युत उपकरण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं चर्चा करूँगा आज कि आपके घर में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक हीटर है वो किस प्रकार का कार्य करता है, क्या क्या लगा होता है उसमें। इलेक्ट्रिक आयरन की बनावट कैसे होती है, इलेक्ट्रिक लैम्प कैसे होता है, मतलब बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, विद्युत बल्ब की बात कर रहा हूँ। आपके घर में जो फैन लगा होता है वो फैन कैसे संचालित होता है, इलेक्ट्रिक फैन कैसे चलता है। एंड देन लास्ट इलेक्ट्रिक बेल की स्ट्रक्चर बताऊँगा और उसके मैकेनिज्म बताऊँगा, ठीक है। तो इतना मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो पूरा अंत तक देखें, आखिर तक वॉच करें। उसके बाद ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पहले ना करें, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं जनरल इलेक्ट्रिसिटी apparatus। जनरल इलेक्ट्रिसिटी apparatus में उन समस्त उपकरणों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके घरों में लगा हुआ रहता है, ठीक है। आपके घर के विद्युत परिपथ में चारों तरफ फैला हुआ रहता है। आपके घर में कई उपकरण होंगे, सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं इस टॉपिक के बारे में चर्चा करूं ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको जान पाए। शुरू करता हूं। फर्स्ट पॉइंट आज का, इलेक्ट्रिक आयरन। सबसे पहला इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन तो सभी ने देखे होंगे, ऐसा किसी के घर तो नहीं होगा जिसके घर में इलेक्ट्रिक आयरन नहीं होगा। मैक्सिमम लोगों के घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है, सभी के घर में होता है, ये मैं जानता हूँ। मेरे घर भी है इलेक्ट्रिक आयरन, जिसको विद्युत इस्त्री या इसको प्रेस भी कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये इसकी बनावट कैसे होती है, इसके कार्य कैसे करता है। ये जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में करता है। मतलब आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है हीट एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में, उसमें ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देती है। और यही उष्मा उस आयरन को संचालित करता है, एक्टिवेट करता है। उसी उष्मा का उपयोग हम कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हैं, इस्त्री करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में अगर मैं जाऊं तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं आपको। उसमें उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली एक धातु जैसे नाइक्रोम, ठीक है, उसका प्रतिरोध तार माइका या अभ्रक की चादर पर लिपटा हुआ रहता है, ठीक है ना। किस पर? माइका या अभ्रक की चादर पर लिपटा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने इसको देखे भी होंगे, इसको बोलते हैं कॉइल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉइल बोलते हैं। बहुत सिंपल है ये, इसको कॉइल भी बोलते हैं, याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेस का कॉइल बोलते हैं। कुछ इस प्रकार की इसकी बनावट में रहती है, और यहाँ से ऐसे फिल्म जैसे प्लेट जैसे निकली रहती है, वो भी इसी की बनी हुई रहती है, माइका की बनी हुई या अभ्रक की बनी हुई रहती है। मैंने अभी कहा कि उसमें उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु नाइक्रोम का प्रतिरोध तार लिपटा हुआ रहता है। किसका? माइका के ऊपर में। ये हो गया माइका। माइका मतलब अभ्रक। इस चादर पर हमने क्या लपेटे हैं? नाइक्रोम का प्रतिरोध तार लपेटे हैं। क्या लपेटे हैं? नाइक्रोम का प्रतिरोध तार, ठीक है। तो बनावट देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होगा। ये एक बेस होता है, इसके चारों तरफ आपको तार लपटा हुआ आपको दिखाई देगा। क्या लपेटा हुआ दिखाई देगा? तार लिपटा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार का ऐसा कनेक्शन निकला हुआ रहता है जिससे आप वायर को कनेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार का, ठीक है। ये हो गया अभ्रक, माइका। और ये जो होता है उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली नाइक्रोम। क्या है ये? नाइक्रोम का वायर लिपटा हुआ रहता है।
ठीक है, यही वो उपकरण है जो आपके प्रेस या इस्त्री को या आयरन को गर्म करने का कार्य करता है। और बनावट तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को। उसमें एक हैंडल लगा होता है, आपने देखे हुए, नीचे लोहे की प्लेट लगी होती है, मोटा वाला, काफ़ी मोटा प्लेट होती है लोहे की। ठीक है, जब ये अभ्रक, इसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं, मान लो ये प्लस है ये माइनस है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण मतलब जो विद्युत ऊर्जा आ रही है उसको उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है, जिसके कारण जो लोहे की चादर होती है, प्लेट होती है, लोहा पूरा गर्म हो जाता है। अब आप आसानी से उसको प्रेस कर सकते हैं, कपड़े को दबा सकते हैं। जो सिलवट रहती है कपड़े में, जो सिलर रहती है, उसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अभ्रक इसलिए हम प्रयोग करते हैं क्योंकि अभ्रक जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, मतलब गुड कंडक्टिविटी रहती है उष्मा का, माइका, इसीलिए यहाँ पर अभ्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसी ये जो संरचना बनी हुई है इसको स्त्री का तंतु कहते हैं, नाइक्रोम को स्त्री का तंतु कहते हैं, फाइबर ऑफ आयरन बोल सकते हैं आप इसको। जब तंतु में हम धारा प्रवाहित करते हैं, मैंने बताया, तो धारा के कारण ये अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिसके आधार पर स्त्री गर्म हो जाती है। और स्त्री को पकड़ने के लिए अचालक या कुचालक की लकड़ी वगैरह का या फाइबर का या बैकेलाइट का हैंडल लगा होता है, ये आपने देखे होंगे। ठीक है, आप घर के उपकरण को देख लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये होता है इलेक्ट्रिक उपकरण। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ दूसरे पॉइंट में, दूसरे टॉपिक में, इससे रिलेटेड जनरल इलेक्ट्रिसिटी एपैरेटस में। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक हीटर। इसका उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। लोग अपने घरों में हीटर का उपयोग करते हैं, गर्म पानी के स्रोत के रूप में इसको जानते हैं। आप लोग जानते हैं, गर्म पानी अगर चाहिए तो आप हीटर को ऑन रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार के काम करने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव सुने होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक केटल जिसको विद्युत पतीली बोलते हैं हम लोग, वाटर हीटर, रॉड हीटर, छड़ उष्मक तो सभी ने देखे होंगे, छड़ उष्मक सभी ने देखे होंगे। वो इस प्रकार से बनी हुई रहती हैं, एक धातु की बनी हुई, क्या बोलते हैं, धातु बोलता हूँ, ये प्लास्टिक का फाइबर की बनी हुई रहती है ये, और यहाँ से ऐसा रॉड निकला हुआ रहता है, आपने अगर देखे होंगे तो। ठीक है, यहाँ से केबल वायर निकला रहता है, क्या निकला रहता है, केबल वायर निकला रहता है। ये केबल वायर इस तरफ, एक तरफ क्या रहता है इसमें, प्लग फिट रहता है, प्लग पॉइंट बोलते हैं इसको। ये इस प्रकार के ऐसे प्लग में ऐसा कन्वर्ट रहता है। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इस प्रकार की मिलेगा। ठीक है, इसका उपयोग आप लोग करते हैं जनरली घर में। ये इस प्रकार की राड दो और ये ऐसा बना हुआ रहता है, आप लोग देखे होंगे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रॉड हीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, रॉड हीटर बोलते हैं। ठीक है, ये रॉड हीटर। ठीक है, कभी कभी ये दोनों ऐसा कॉइल्ड रहता है, दोनों आपस में मुड़ा हुआ रहता है। इसका उपयोग जनरली आप लोग घरों में करते हैं पानी गर्म वगैरह करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे, यहाँ पर एक इसे राड से लगा हुआ, यहाँ से निकला हुआ एक प्लेट जैसी संरचना रहती है। इस प्लेट जैसी संरचना से ही आप बर्तन में फिट करते हैं। ये हो गया रॉड हीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टोव तो सभी ने देखे होंगे। इलेक्ट्रिक स्टोव आजकल काफ़ी चलन में है। ठीक है, आप सीधा स्विच लगाते हैं, उसमें टेम्परेचर सेट करते हैं और उसके माध्यम से पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेडिएटर भी होता है, विद्युत विकिरणक भी होता है। ये सारे उपकरण विद्युत ऊष्मक का ही रूप है, इलेक्ट्रिक हीटर का रूप है। मैंने क्या क्या नाम बताया, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नाम नोट करा देता हूँ मैं आपको, आपके आगे की जानकारी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक स्टोव, ठीक है, इससे परिचित हैं आप। इलेक्ट्रिक केटल, वो मग जैसे एक संरचना आती है जिसको इलेक्ट्रिक केटल कहते हैं, डबल टी है ना, डबल टी एल ई। इलेक्ट्रिक केटल जिसमें चाय वगैरह पानी बॉइल कर सकते हैं, पानी आप बॉइल कर सकते हैं इसमें। वाटर हीटर, अभी मैंने बताया रॉड हीटर, ये रॉड हीटर है, क्या ये रॉड हीटर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक रेडिएटर, इलेक्ट्रिक रेडिएटर, इलेक्ट्रिक रेडिएटर, ये इस प्रकार के उपकरण इसके अंतर्गत आते हैं जो विद्युत ऊष्मक के विभिन्न रूपों में है। इसका उपयोग हम लोग घर में खाना बनाने में कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में किया जाता है। ठीक है ना, मतलब इसमें से गर्मी निकल रही, ताप का उपयोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी में, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इस उपकरण में क्या होता है, उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाले धातु जैसे नाइक्रोम का प्रतिरोध तार लिया जाता है, उस तार को कुंडली के रूप में लगाया जाता है।
ठीक है ना। यहाँ पर भी नाइक्रोम का तार उपयोग करते हैं, जो उच्च गलनांक और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली एक धातु होती है नाइक्रोम, उसके तार को अंदर कॉइल में लपेटा जाता है। तार के सिरे 2 संयोजक पेचों से जुड़े होते हैं, जिसमें से होकर तार धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब 2 संयोजक तार यहाँ पर अंदर, इसके अंदर अगर खोल के देखें आप तो यहाँ पर नाइक्रोम की बनी हुई प्लेट मिलेगी, मतलब नाइक्रोम की तार से घिरा हुआ प्लेट मिलेगा। 2 संयोजक पेच जुड़े होंगे जहाँ से होकर आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं, वहाँ से केबल जुड़ा हुआ रहता है। जब तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म होकर लाल हो जाता है। जब वो गर्म होकर लाल होता है तो अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, जिससे तार का ताप लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अब इतना गर्म हो गया कि आप आसानी से पानी बॉईल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक लैम्प, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प या इलेक्ट्रिक बल्ब और बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब सभी परिचित है, आप बल्ब कहें या ट्यूबलाइट की वो रॉड कहें, ठीक है, सभी इसके अंतर्गत आने वाला उपकरण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में एक उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक का, मतलब उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु का एक पतला तार जो कि उच्च गलनांक रखता है। ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट या तंतु कहलाता है वो अंदर गुथा हुआ रहता है, आपने देखे होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब के स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आपने देखे होंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक बाह्य आवरण होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, यहाँ पर शीशे के 2 टाँके लगे हुए थे। ठीक है, शीशे के 2 टाँके लगे हुए होते हैं। ठीक है, पीतल की टोपी या फिर क्या बोलते हैं इसको, साइड पिन के रूप में भी हो सकता है, पीतल की टोपी भी हो सकती है या एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, जनरली एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है, आपने देखे होंगे। ठीक है, अब बल्ब की संरचना में जाए तो इस प्रकार का ये बल्ब निर्मित रहता है। बन गए बल्ब आपका। ठीक है, अभी अभी मैंने कहा कि इसके अंदर क्या होता है, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाली फिलामेंट लगा होता है। मतलब और जो धातु हम प्रयोग करते हैं इसके लिए वो होता है यहाँ पर ग्लास ट्यूब बना हुआ रहता है। ठीक है, ग्लास ट्यूब में यहाँ पर आपको छिद्र दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर से राड निकली होगी, मतलब तार निकला हुआ रहेगा, मुख्य वायर के रूप में होगा। ठीक है, ये इस प्रकार की संरचना में कन्वर्टेड रहता है, आपने देखे होंगे। ठीक है, और ये जो हम उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध बोल रहे हैं, ये जो तार होता है ये इस प्रकार से ऐसा फिलामेंट से जुड़ा होता है। ये धातु की बनी हुई रॉड रहती है, इसमें ऐसा तार लिपटा हुआ रहता है, आपने देखे होंगे ऐसा तार लिपटा हुआ रहता है। यही तार की बात कर रहा हूँ मैं, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाली होती है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली रहती है। ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। कुंडलित तार के रूप में इसका उपयोग करते हैं, इसको फिलामेंट ऑफ बल्ब कहते हैं, याद रखेंगे। जब तंतु में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न होती है, जब तंतु में हम इस तंतु में धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ से या इस पॉइंट से रिलेटेड, इस पॉइंट से, तो ये क्या है, टीन एसन के टाँके हैं, एसन धातु की बनी हुई टीन के टाँके होते हैं। ठीक है, ये पीतल की टोपी होती है या एल्यूमिनियम की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रॉड दिखाई दे रहे हैं आपकी ग्लास रॉड है, क्लियर है। ये जो रॉड है ये किसी धातु की बनी हुई मोटे कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब सुचालक होता है, कंडक्टर जहाँ से धारा बह सकती है, कंडक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पर निष्क्रिय गैस, इनएक्टिव गैस भरा हुआ रहता है, इनएक्टिव गैस भरा हुआ रहता है, जैसे हीलियम, ऑर्गन, नियॉन वगैरह गैस इसके अंदर भरा हुआ रहता है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप पूरी। और ये तो जानते ही, ये कांच का बल्ब है, ग्लास बल्ब। देखिए एक बल्ब में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, आप लोग बड़े गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसको समझ में आएगा आपको। ठीक है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तंतु का ताप इतना बढ़ जाता है कि ये प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार के विद्युत बल्ब को ताप दीप्त विद्युत लैंप कहते हैं, इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप कहते हैं इसको। तंतु को जोड़ने वाले तार मोटे तथा तांबे के बने होते हैं, जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है और ये तार नहीं चमकते। ये जो तार की बात कर रहा हूँ, जो कंडक्टर सुचालक की बात कर रहा हूँ, ये तंतु को हम एक तार से जोड़ते हैं, मोटे तार से जोड़ते हैं, जो तांबे के बने हुए होते हैं, कॉपर के बने हुए रहते हैं। क्लियर है, जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन वो जो तार है वो चमकेगा नहीं, याद रखेंगे, क्या नहीं होगा, चमकेगा नहीं। विद्युत कांच का बना हुआ एक खोखला
गोला होता है, ये खोखला गोला, जिसके ऊपरी भाग में चमड़ा या अन्य कोई अचालक पदार्थ भरा होता है। यहाँ पर ऊपरी भाग जो होता है, एल्युमिनियम वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कोई कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है या अचालक पदार्थ भरा रहता है। इस पदार्थ से होकर ही तांबे के दो मोटे तार बल्ब के भीतर जाते हैं। यहाँ से इसी हिस्से से होकर तांबे के दो मोटे तार बल्ब के भीतर आते हैं, यहाँ पर अंदर प्रवेश करते हैं, इस राड के अंदर प्रवेश करते हैं। क्लियर है? बल्ब के भीतर इन तारों से सिरों के बीच एक तंतु जुड़ा होता है। बल्ब के भीतर इन तारों के सिरों से क्या तंतु जुड़ा हुआ होता है? एक तंतु जुड़ा होता है। वो जो तंतु होता है, अभी भी मैंने बताया, टंगस्टन का तार होता है। क्या होता है? टंगस्टन धातु का बना हुआ वायर होता है, जिसका गलनांक की अगर बात करें, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 3877 डिग्री सेंटीग्रेड सह सकता है। इतना टेम्परेचर ही सह सकता है, याद रखना, इतना टेम्परेचर के बाद ही वो गलेगा। ठीक है। तांबे के तार के ऊपरी सिरों पर रांगा ढला रहता है। तांबे के तार के जो ऊपरी सिरे होते हैं उस पर रांगा लगा होता है, जिसमें होकर तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है। रांगा लगा होता है यहाँ पर, जिससे होकर तंतु में धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है? बल्ब को सील बंद करने से पहले उनमें से वायु हम निकाल देते हैं। वायु को निकालकर अंदर को वैक्यूम बना देते हैं, निर्वात बना देते हैं। निर्वात बल्ब का यह दोष है कि अल्प दाब के कारण उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पन होने लगता है। ठीक है ना? हमको पता होना चाहिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण दोष यही है कि ये जो वैक्यूम बल्ब है, अर्थात वो अंदर वायु भी नहीं है, तो अल्प दाब के कारण उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पन होने लगता है। इस टंगस्टन तार जो लगा हुआ है, इसका वाष्पन होने लगता है, जिससे तंतु कुछ ही दिनों में पतला होकर गल जाता है। ठीक है? हम बोलते हैं ना बल्ब भ्रष्ट हो गया, बल्ब उड़ गया, तो ये ऐसे उड़ता है। कुछ दिनों बाद में ये गर्म होकर क्या हो जाता है? पिघल कर पतला हो जाता है। टंगस्टन के वाष्पन से बल्ब की सतह काली हो जाती है। ये जब वाष्पित होता है तो आपने देखे होंगे, जब ये तार जलता है या टूटता है तो अक्सर बल्ब का कोई हिस्सा काला हो जाया रहता है। आप देखे होंगे इसको, और नहीं देखे हैं तो अब दोबारा जब कभी फ्यूज़ होगा बल्ब आपके घर में तो उसको हाथ में लेकर जरूर देखना। आपको इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हुई या हो चुकी रहेगी, वो दिखाई देगा आपको। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या क्रिया होगी। टंगस्टन के वाष्पन से बल्ब की सतह काली हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसमें उच्च कोटि के जो बल्ब होते हैं उसमें से वायु निकालकर नाइट्रोजन आर्गन का मिश्रण भरा जाता है। मतलब इनेक्टिव गैस आर्गन के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन उसमें भरा जाता है। ठीक है? बल्ब में निष्क्रिय गैस भर देने पर टंगस्टन तंतु है, टंगस्टन फिलामेंट है, इसकी वाष्पन दर बहुत कम हो जाती है और इसकी आयु बढ़ जाती है। अगर यहाँ पर हम निष्क्रिय गैस नहीं भरें तो इस तंतु का जो वाष्पन दर है वो बहुत अधिक रहेगा, जिसके कारण वो जल्दी गलने की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन हमने वहाँ पर क्या भरे हैं? निष्क्रिय गैस से भर दिए, जिसके कारण उसका वाष्पन दर कम हो जाता है और उसकी आयु बढ़ जाती है। बल्ब से अगर हम किसी कारणवश अगर वायु मतलब बल्ब से हम पहले वायु निकालें, निर्वात बनाएं और उसमें क्या गैस भरे? ये भरे। कौन सा गैस भरे? आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भरे। ठीक है? बल्ब में निष्क्रिय गैस भर देने पर टंगस्टन वाष्पन की दर को बहुत कम कर देते हैं, आयु बढ़ जाती है। ये आपको मैंने बताया। बल्ब में से हम वायु निकाल देते हैं, जिसके पश्चात गर्म तंतु वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके जल जाता है। मान लो हम यहाँ से बल्ब में से वायु, आप सवाल कर सकते हैं कि वायु क्यों निकाल रहे हैं, निष्क्रिय गैस क्यों भर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, वायु रहेगा, जिसके कारण तंतु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी और तुरंत जलने योग्य हो जाएगा, मतलब तुरंत जल जाएगा, तुरंत भ्रष्ट हो सकता है। ठीक है? इस तंतु में जो धारा प्रवाहित होती है उसका ताप 1500 से 2500, ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ये सह सकता है, याद रखेंगे। ठीक है? इतना टेम्परेचर वो झेल लेगा। इतने ताप पर तंतु प्रकाश देने लगता है। सामान्यतः तापदीप्त लैंप में, अर्थात जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें वे विद्युत ऊर्जा का केवल 10% पार्ट ही लाइट में कन्वर्ट होता है। इस बल्ब की सहायता से केवल 10% पार्ट, मतलब जितना वो विद्युत ऊर्जा खपत कर रही है उसका 10% भाग ही प्रकाश के रूप में परावर्तित होती है। ठीक है? और बाकी पूरा भाग उसमें उष्मा रूपांतरित होकर उसमें विकिरण के रूप में बल्ब से बाहर आ जाता है, बल्ब से बाहर जाता रहता है। ठीक है ना? बाकी जो 90% पार्ट होगा वो उसमें विकिरण के द्वारा उसमें विकिरण के रूप में बल्ब से बाहर जाते रहेगा, बल्ब से बाहर जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक लैंप बल्ब। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4th नंबर के पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। 4th नंबर का पॉइंट है इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन तो सभी के घर में होगा, सभी चलाते होंगे, सभी परिचित है इससे। ठीक है? ये मोटर से चलने वाला एक उपकरण है जिसमें आपको हवा प्राप्त होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पंखे के भीतर लगा मोटर एक्सिल को घुमाता है। ठीक है? आपने देखे होंगे ऐसा इस प्रकार का मोटर लगा होता है। ठीक है? ये जो मोटर है बीचों बीच यहाँ पर एक एक्सल लगा होता है,
आपने देखे होंगे, क्या लगा होता है, एक्सल। इस एक्सल को घुमाता है जिससे जुड़े ब्लेड। अब इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ब्लेड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ब्लेड जोड़ देते हैं, इस प्रकार का ऐसा ब्लेड जोड़ दिए रहते हैं। तो ये जो एक्सल इसको घुमाएगा इस मोटर को, उसमें लगे हुए पंखे जो लगे होंगे, ब्लेड जो लगे होंगे, पंखे मतलब ब्लेड, ठीक है। ये हो गया ब्लेड, ये हो गया मोटर, ठीक है। ये हो गया एक्सल, एक्सल बोल सकते हैं आप उसको, एक्सल, ठीक है। जब इन पंखों को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वो बहुत तेज़ी से हवा फेंके। आप देखे होंगे कि पंखे में हल्का सा यहाँ पर एक साइड में ऐसा कर्व रहता है, क्या रहता है, कर्व रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। मतलब हर ब्लेड में आपको ऐसे कर्व दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, कर्व दिखाई देगा, इस प्रकार का ऐसा कर्व दिखाई देगा आपको, मुड़ा हुआ घुमा हुआ दिखाई देगा आपको, हल्का तिरछा दिखाई देगा आपको, क्लियर है। जिसकी सहायता से ज़्यादा हवा हमको आ रही है ऐसा महसूस होता है। यह आती है कब, अगर रूम में हवा के प्रवाह को शुद्ध बनाए रखने हैं, तो उसके लिए हवा के प्रवाह को शुद्ध बनाए रखने के लिए फ्रेश एयर पंखे और एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फैन में एग्जॉस्ट फैन भी आप लोग प्रयोग करते हैं। आजकल सभी के घर में लगा हुआ रहता है, एग्जॉस्ट लगा हुआ, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ रहता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अंदर के वायु को, खराब वायु को बाहर करें और फ्रेश वायु वहाँ पर बने रहें, फ्रेश प्रकार का कंडीशन बने रहे, ठीक है। रसोई घर में आप उसका उपयोग करते हैं, थिएटर हॉल में, सिनेमा वगैरह में, लेबोरेटरी यहाँ पर लैब होता है, प्रयोगशाला होता है, वहाँ पर भी खिड़की पर हवा माने वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन इस प्रकार लगाई जाती है कि अंदर की दूषित वायु को बाहर करते जाती है, बाहर खींचते जाती है, ठीक है। आजकल कूलरों में भी अधिक हवा पाने के लिए लोग एग्जॉस्ट फैन को ही सजेस्ट करते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं कूलर में भी, देख लेना। पहले जो ब्लेड आता था सिंपल साधारण फैन की तरह होता था, लेकिन आजकल जो प्रयोग होना शुरू हो गया है कूलर्स में, कूलर वगैरह में, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगता है जो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है इन ब्लेड से, ठीक है। अब आज का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बाद वो आता है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रिक बेल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, किस प्रकार कार्य करता है, क्या उसकी संरचना होती है, उसके बारे में वर्णन करिए आता है। तो आप लोग यहाँ से इस कंटेंट को आप तैयार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बेल को, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बेल जो होता है क्या क्या होता है, देखिए उसमें स्ट्रक्चर के पहले बारे में बात करता हूँ, ठीक है। और पूरे इलेक्ट्रिक बेल में एक विद्युत चुंबक लगा होता है, एक विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस विद्युत चुंबक को ई से डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। आर्मेचर लगा होता है उसमें। आर्मेचर के बारे में मैंने पहले डीसी मोटर में चर्चा किया था, ABCD जो कि कुंडली कहलाती है, ए, ठीक है। इस विद्युत चुंबक से हटकर एक लचकदार धातु की पट्टी डी द्वारा जुड़ा होता है। धातु की पट्टी लगी होती है वहाँ पर, धातु की पट्टी प्लेट ऑफ मेटल, तो धातु की पट्टी लगी होती है, डी नाम दिया गया है जिसको, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर फिर से बताऊंगा, लेकिन वो नाम है, ठीक है। आर्मेचर का जो भाग डी बोर्ड पर, आर्मेचर का पार्ट धातु की प्लेट, धातु की पट्टी डी पर अस्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आर्मेचर में एक स्प्रिंग लगा होता है, क्या लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है एस, जो पेच मतलब कम ज़्यादा करने वाला, सी की नोक पर, जो पेच सी की नोक पर टिका हुआ रहता है। इसी आर्मेचर से एक हथौड़ी एच जुड़ी होती है, आर्मेचर से एक हथौड़ी, एक हैमर जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, हैमर एच जुड़ी होती है, जो बोर्ड पर लगी हुई एक घंटी से उस समय टकराती है जब आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होती है। जब आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होती है, उस समय ये हैमर वो घंटी से टकराती है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक पर जो लिप्टी कुंडली है, विद्युत रोधी तार के दोनों छोर पेच S1 और S2 से संबंधित रहते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ H1 और S2 क्या है, ठीक है। दो पेच मिलेगा आपको, दोनों पेच पर एक कुंजी की सहायता से बैटरी या विद्युत लाइन जोड़ देते हैं आप लोग। तो सिंपल हमको एक विद्युत परिपथ तैयार करना है। विद्युत परिपथ कुछ इस प्रकार से होगा, देख लीजिए। अभी हमने जो बात किया, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो विद्युत चुंबक ई के बारे में, तो यहाँ पर एक विद्युत चुंबक लगा होता है, क्या लगा होता है, एक विद्युत चुंबक, इस प्रकार का विद्युत चुंबक यहाँ पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, विद्युत चुंबक लगा हुआ है, ये हो गया विद्युत चुंबक।
ठीक है। इस विद्युत चुंबक पर जो तार है वो लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट का नाम यहाँ पर S1, ठीक है, ये तार निकला, ठीक है। अब तार क्या होगा, इस पर चारों तरफ से ऐसा लिपटा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, लिपटा हुआ रहेगा। यहाँ से निकला तार, ठीक है, आगे गई, फिर यहाँ पर लिपटा, समझ में आया। लिपटने के बाद ये यहाँ से फिर से निकलेगी, ठीक है। ये जो ई था विद्युत चुंबक था, ठीक है, विद्युत चुंबक था जो कि आर्मेचर के भाग से जुड़ी हुई रहती है, आर्मेचर के पास जुड़ा हुआ रहता है, कुंडली, कुंडली बन गई, समझ क्या बन गई, कुंडली बन गई। यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, ये धारा निकल कर जाएगी, इसको कन्वर्ट करती हुई इस प्रकार का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये है विद्युत चुंबक, ये आर्मेचर कुंडली बन गई उसमें तार लपेटने के कारण, ठीक है। वहाँ पर पेंच S1 और S2 लगा हुआ रहता है, ठीक है। दूसरी तरफ पेंच S1 और S2, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी जो बात किया, यहाँ पर एक हैमर लगा होता है, H हथौड़ी, ठीक है। तो हैमर कहाँ पर लगा होगा, देखिए हैमर लगा होगा आपको इस ओर से दिखाई देगा, यहाँ पर इस प्रकार की प्लेट लगी होती है, प्लेट से केबल निकलता है, कनेक्शन निकलता है, इसी कनेक्शन से लगा हुआ, इसी प्लेट से लगा हुआ यहाँ पर ऐसे हथौड़े के समान संरचना में यहाँ पर ऐसे बनी हुई रहती है। और यहाँ पर होता है वो विद्युत घंटी जिससे टकराएगी और आवाज़ करेगी, ठीक है। इस प्रकार की विद्युत घंटी लगी होती है, ठीक है, विद्युत बेल जी लगी होती है। क्लियर है, ये हैमर है H, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक लोहे की प्लेट लगी होती है, इसमें यहाँ पर एक लोहे की प्लेट लगी होती है। लोहे की प्लेट कैसे, काफ़ी पतली अवस्था में लगभग इस प्रकार की एक लोहे की प्लेट लगी होती है। लोहे की प्लेट के ऊपर एक पेंच लगा होता है। लोहे की प्लेट के ऊपर क्या लगा होता है, एक पेंच लगा होता है, क्या लगा होता है, पेंच लगा होता है, ये ऐसा, ये इस प्रकार का पेंच लगा होता है। पेंच मतलब क्या होता है, स्क्रू जैसा होगा, ये टाइट करने के काम आएगा, ढीली करने के काम आएगा। ये हो गया आपका एक पेंच, ठीक है। ये जो पेंच है यहाँ पर भी ऐसा फिक्स्ड रहता है, फिट रहता है इससे, ठीक है। इसका नाम दिए थे हमने C, लोहे की पेंच C, क्लियर है। ये जो पतली प्लेट है S, मतलब एक स्प्रिंग S में लगी हुई रहती है, S से फिट रहती है, ठीक है। अब हमने कहा था कि धातु की बनी हुई एक प्लेट से जुड़ी रहती है, ये अपनी तरफ धातु की बनी हुई एक प्लेट से बनी हुई थी, ये हो गया धातु की जुड़ी हुई एक प्लेट, ठीक है। इसका नाम हमने दिया था D, ठीक है। ये दूसरी तरफ एक पेंच, दूसरा पेंच S2 से जुड़ी होती है, इसका नाम है S1, ठीक है। यहाँ से धारा प्रवाहित कैसे हो रही है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। एक परिपथ यहाँ पर निर्मित हो गया, देखिए, ठीक है। अब ने पढ़ा था कि इसमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये हो गया बैटरी, ठीक है। यहाँ पर एक कुंजी लगा होता है, क्या लगा होता है, कुंजी के लगा होता है, यहाँ पर के कुंजी, ठीक है, समझ में आया, कुंजी के। अब ये हो गया। अब देखो जब हम यहाँ पर कुंजी लगाते हैं, बैटरी से तो जुड़ा हुआ है, मतलब इसके धन सिरे ऐसे जुड़ा हुआ है, धन और ऋण, ये जो जब इसमें कुंजी का प्लग लगाते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। धारा प्रवाहित कैसे होती है, इसमें लगी हुई जो केबल है उससे जाती हुई, यहाँ पर एक पेज होता है S1 और S2 से होता हुआ, ठीक है। ये टकराएगी किससे, कुंडली में, आर्मेचर में जाएगी, जो कि एक चुंबक पर धातु के तार लपेटने से वो कुंडली बन जाती है, आर्मेचर बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। कुंडली बन गई, वहाँ से धारा जाएगी, कहाँ जाएगी, सीधे इस पेंच की तरफ जाएगी, ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ उस पेंच की तरफ जाएगी, वहाँ पर स्प्रिंग की सहायता से वहाँ पर फिट है, ठीक है। जब यहाँ पर धारा जाएगी तो ये जो जब कुंडली पर हम कुंडली को में जब कुंजी में जब हम प्लग लगाए हैं तब क्या हो रहा है, कच्चे लोहे पर लिपटी कुंडली में धारा प्रवाह, ये जो कच्चा लोहा है उस पर हमने तार लपेट दिया है तो ये कुंडली बन गई, ठीक है ना, और वह चुंबकित हो जाती है, मतलब चुंबक के समान कार्य करती है, ठीक है। अब लोहा आर्मेचर चुंबक की ओर आकर्षित होता है, जो लोहे की प्लेट लगी हुई ऊपर वो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है, समझ में आया, चुंबक की तरफ आकर्षित होती है तो घंटी जब ये चुंबक की तरफ आकर्षित करती है तो घंटी के पास जो हथौड़ा है इसमें टकराती है, टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, समझ में आ गया। इसके साथ एक स्प्रिंग जो S लगा हुआ है, ये स्प्रिंग
पेंच से अलग हो जाता है, जिससे विद्युत परिपथ के टूट जाने से विद्युत चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इस विद्युत चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और आर्मेचर अपने स्थान में पुनः वापस चला जाता है। इससे पुनः विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है। विद्युत परिपथ जब पूर्ण हो जाता है और आर्मेचर के आकर्षित होने के साथ ही घंटी पुनः बज उठती है। समझ में आ गया? विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाएगा, अपने स्थान से हटेगा। जैसे जैसे स्विच दबाते हैं ये अपने स्थान से हटता है, ठीक है ना, स्थान से हटता है, पास आ जाया रहता है चुंबक के, उससे दूर हटता है। जैसे दूर हटता है ये हैमर है घंटी से टकराना शुरू कर देता है। ये क्रिया तब तक चलते रहती है जब तक आप कुंजी के को दबाए रखते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबक की कुंडली में से धारा प्रवाहित करते रहते हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलते रहती है। मतलब जब तक आप प्रक्रिया करते रहेंगे तब तक क्या होगा, यहाँ से हटेगा, हटने के बाद क्या होगा, यहाँ से हटेगा, धातु की प्लेट से जुड़ी हुई जो स्प्रिंग और जो पेंच है वो यहाँ से दूर हटेगा। जैसे दूर हटेगा या जब तक धारा प्रवाहित होगी तब तक ये जो हैमर होगा विद्युत घंटी में टकराते रहेगी। विद्युत घंटी में टकराने के कारण लगातार उसमें धारा प्रवाहित होते रहती है। क्लियर है? ये जो पूरी जो बना हुआ है एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर में, ये से इस प्रकार से ऐसा फिट रहता है। और ये तो बाह्य परिपथ हो गया, जो आपके घर में केबल बिछा हुआ है वो हो गया, ठीक है। इस प्रकार की संरचना रहती है विद्युत घंटी में, ठीक है। विद्युत चुंबक का परिपथ है, बार बार बनता है, बार बार टूटता है हमारे धारा को प्रवाहित करने के बाद, ठीक है। जब भी परिपथ पूर्ण होता है घंटी से हमको ध्वनि सुनाई देती है। जब विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाता है तो हमको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्रिया इतनी शीघ्रता से होती है कि घंटी लगातार बजती हुई प्रतीत होती है ना। ये इतनी तेज़ी से होती है कि लगातार बज रही है, लगातार आवाज़ आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं इसको, हैमर कैसे उस पर टकराते जाती है। आप देखना कितना फास्ट कार्य करती है। समझ गए होंगे आप? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो स्प्रिंग एस लगा हुआ होता है पेंच से अलग हो जाता है जब हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत परिपथ के टूट जाने के कारण जो पेंच लगा हुआ है उससे विद्युत परिपथ चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, आर्मेचर पुराने स्थान में चला जाता है और पुनः जो परिपथ है वो पूर्ण हो जाता है। आर्मेचर की ओर आकर्षित होने के साथ घंटी पुनः बजती है। आर्मेचर की तरफ आकर्षित होने के कारण घंटी पुनः बजती है। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो आर्मेचर इस कुंडली की तरफ आती है, आने के कारण ये हैमर इससे टकराती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जनरल इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटर्स के बारे में मैंने चर्चा किया, आयरन मैंने बताया, इलेक्ट्रिक प्रेस कैसे कार्य करता है वो बताया, हीटर किस प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ये मैंने बताया। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे कार्य करती है, कैसे वहाँ से लाइट इल्यूमिनेट होती है, प्रकाशित होती है, ये बताया। और बाद में इलेक्ट्रिक बेल की स्ट्रक्चर मैंने बताया। इलेक्ट्रिक बेल की जो मैकेनिज्म है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, पेपर में कई बार आता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।